संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। तो पंकज जी, इस पर मैं सवाल आप ही से लूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आरोपी को बचाने की हर संभव कोशिश की गई, और कोशिश की गई, हमने देखा कि 55वें दिन शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया या फिर वो मैनेजमेंट किया गया और जिस अकड़ के साथ वो पुलिस के साथ चल रहा था वो भी हालांकि संदेहास्पद है, तो प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, ये इस देश का मर्म है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ इस देश के लोग अब समझ रहे हैं। खराब से खराब बॉलीवुड फिल्म में जो खराब से खराब विलेन होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। घर में घुसकर बहू बेटियों को उठा लेना, जाके ये पूछना कि तुम्हारी यहां की बेटी जवान हो गई है, वो सुंदर है, मुझे इस बात का पता चला है, अब उसे टीएमसी दफ्तर भेज दो। या फिर जिसके घर में नई नई बहू आई है उसे यह कहना कि तुम्हारी बहू बाद में होगी, पहले वो हमारी है, हमारे पास भेज दो। ये वहशीपन, ये दरिंदगी आता कहां से है? मैं तो ये जानना चाहता हूं कि और हिम्मत कहां से मिलती है? ये कौन है ये शाहजहां शेख? इसके पास इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो घरों में घुसकर बहू बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें कर सके, वो शाहजहां फोर्स बना सके? नाजिया जी वहां से हैं और ये ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। नाजिया जी, जहां तक मुझे पता है बंगाल के हर जिले में टीएमसी ने एक शाहजहां शेख टाइप का आदमी पाल रखा है। हाँ जी, हर जिले में। आप तोपसिया जाइए, जी, आप गाबतल्ला जाइए, आप चेतला जाइए, आप मटिया ब्रूज जाइए, आप उलबेरिया जाइए, आप उत्तरपाड़ा जाइए, हर एक जगह पर एक शेख शाहजहां आपको दिखाई देगा, हर एक जगह पर। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, 2016 में फुरफुरा शरीफ के ताहा सिद्दीकी पीर बाबा ने मुझे भी टारगेट किया था और मुझे उन्होंने बुलाया था रात के 12 बजे एनपीजे एयरपोर्ट होटल में। और जब मैंने उनसे कहा कि बाबा आप मुझे इतनी रात को क्यों बुला रहे हैं, तो कह रहे फोन पे बात नहीं हो सकती, बात ऐसी है कि यहां पर होटल में आना पड़ेगा। और मैं पहुंची थी, अपने ड्राइवर के साथ मैं पहुंची थी। जो सिनेरियो मैंने बाबा जी का देखा, पीर बाबा जी का, उसके बाद मुझे समझ में आ चुका है कि ये जो पीर बाबा हैं ये ममता जी के आंचल में पैसा भी बटोर रहे हैं और अश्लीलता का नंगा नाच भी हो रहा है। लड़कियों का की चमड़ी गोरी हो जाए बस, लड़कियां दिखने में सुंदर हो जाए बस, कमर थोड़ी सी पतली हो जाए बस, उसके बाद तो टीएमसी से जुड़े हुए पीर बाबा हो या मुल्ला मौलवी हो या शेख शाहजहां हो या नेता मंत्री हो, उसके बिस्तर पर जो नहीं जाएगी या तो वो जेल जाएगी और या तो फिर उसके जुबान को बंद करने के लिए हर वो प्रक्रिया तृणमूल कांग्रेस करेगी कि वो घर के अंदर छुप करके बैठने पर मजबूर हो जाए। तो ये है तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। अब आप सोचिए, पार्थो चैटर्जी जब अरेस्ट हुए थे तो उनकी 5 गर्लफ्रेंड थी। उनके घर से सोने के पहाड़ के बारे में सारी बातें होती हैं, उसके बाद फिर पैसे के पहाड़ के बारे में सारी बातें होती हैं। क्या भारत को यह पता है कि पार्थो चैटर्जी के घर से सेक्स टॉय भी सीज हुआ था? उम्र कितनी थी पार्थो? हाँ, और जो उनका उम्र है और जो लड़की मिली थी, कितना फासला है।
खुद बुढ़ा आदमी गर्लफ्रेंड है और 19 साल की। और बंशाल कोर्ट में जब उनकी हियरिंग चल रही थी तो वो अर्पिता अपनी 5 में से एक गर्लफ्रेंड को वो हार्ट का शेप पास कर रहे थे, हार्ट का शेप पास कर रहे थे। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की जो अश्लीलता है वो खुल करके अब सामने आ चुकी है। 43 एफआईआर शेख शाहजहां के ऊपर है और ऐसी ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं में मानव तस्करी का भी सेक्शन है। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि लैंड ग्रैब किया है, बलात्कार किया है, बेटियां भी बेची गई हैं। शेख शाहजहां ने बेटियां भी बेची हैं और चुन चुन करके हिंदू बेटियां बेची हैं। हिंदू समाज को डेवेस्टेट करने के लिए, हिंदू समाज को खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा एक टीम बनी है। नासिर खान, खादिर खान, नुसरत रूही जहां, जैन और शेख शाहजहां, ये टीम बनी है नरसंहार करने के लिए पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का। अब भी वक्त है कि पश्चिम बंगाल के हिंदू जाग जाए, नहीं तो मिनी पाकिस्तान में एक बात और नाजिया हो जाएगा। ठीक, मैं यहाँ एक बात नाजिया जी, टीएमसी के एक ने नहीं अभिषेक, एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक टीएमसी के एक नेता ने बोला था और उसका बयान है कि हिंदू महिलाएं सुंदर होती हैं। अब इसका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। ठीक, नाजिया जी बेहतर बता सकती है कि हिंदू महिलाएं सुंदर होती है कहने का मकसद यह था कि आप टारगेट करो। और नोआखाली में, आप आज संदेश खाली की बात कर रही हैं, नोआखाली में जो हिंसा हुई थी उसके पहले भी इसी तरह का सेम स्टेटमेंट तत्कालीन उस वक्त का जो मुस्लिम लीग था उसके एक नेता ने दिया था। हिंदू महिलाएं सुंदर होती हैं, इसका मतलब यह होता है, इशारा होता है कि जाओ और पकड़ो, जो करना है करो, पकड़ो। बिल्कुल। ममता बनर्जी नोआखाली, प्रसून भैया, ममता बनर्जी जी की सरकार ही आई है लव जिहाद के प्रमोशन से। क्यों? रिजवानुर रहमान और रुकबानुर रहमान भूल गए? एक हिंदू लड़की को ही भगा करने वाला था ना, और उसके बाद ही ममता बनर्जी जी की सरकार आई तो लव जिहाद को उन्होंने प्रमोशन किया। 21 जुलाई शहीद दिवस का जो मंच बनाती हैं वहां पर ममता बनर्जी हिंदू से अजान दिलवाती हैं, खुद सर पे आंचल रख करके ईद की नमाज में चले जाती हैं, खुद सर पे आंचल रख करके पेट भर करके अफ्तार में चली जाती हैं। इमाम मौलाना शफीक के द्वारा हुक्का पब और बार का इनॉग्रेशन करवाती हैं। अब आप सोचिए कि ये पूरी स्ट्रैटेजी है पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को जय भीम और जय राम बोलने वालों को खत्म करके जय मीम करवाना है उनको, यही उनकी स्ट्रैटेजी है। ठीक, इस बात को मैं आगे जो है और अभिषेक आम महिलाएं ईद की नमाज में अलाउड नहीं है, वो मस्जिद नहीं जा सकती, लेकिन ममता बनर्जी अलाउड है। ठीक है, मुसलमान महिलाएं भी नहीं जा सकती वहां पे। लेकिन मैं आपसे जो है जिक्र करूंगा, जेनेट लेवी की एक रिपोर्ट आई थी 2015 में, जिसमें खुले तौर पर कहा गया था कि आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की दिशा में काम चल रहा है और इसकी सूत्रधार ममता बनर्जी होंगी। लगातार कई हिस्सों में जो है मुस्लिम आबादी बढ़ चुकी है, 63% से ज्यादा पहुंच चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं बंगाल के जहां हिंदुओं की आबादी 8% से कम आ चुकी है। तो क्या जेनेट लेवी की रिपोर्ट में थोड़ी बहुत सच्चाई है? क्या बंगाल को मुगलिस्तान बनाने की दिशा में काम चल रहा है? थोड़ी बहुत सच्चाई नहीं है, मैं तो कहूंगी कि पूरी सच्चाई है। आप ऐसे ही रेशियो निकाल लीजिए, सारे हिंदू कह रहे हैं कि वो भाजपा को लाना चाहते हैं, लेकिन जब वोट होता है तो पता चलता है कि ममता बनर्जी जीत गई हैं। जो ममता बनर्जी आज से 10 साल पहले स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका करती थी, स्पीकर को डिफेम और मलाइन किया करती थी, लोकसभा स्पीकर को, कि एनआरसी करते होबे, सीए करते होबे, आज क्यों कह रही हैं कि नहीं करने देंगे? क्यों कह रही हैं? अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे आंकड़े पे जाइएगा तो 68% जो है वो हिंदूज है और रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो मुसलमानों के है। लेकिन व्हाट अबाउट पाकिस्तानी, और उसके बाद फिर रोहिंग्या, उसके बाद फिर बांग्लादेशी। आप सोचे कि शुभेंदु दाने 2 दिन पहले 18,700,000 से ऊपर फेक वोटर आईडी कार्ड उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जाकर के खुद अपने हाथ से जमा किया है, और अभी कम से कम 20 लाख और जमा होने वाला है, तो 38 लाख फेक तो यहां पर ही हो गया। मुगलिस्तान बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि मिमी चक्रवर्ती और नुसरत रूही जहां जैन कैपेबल थी?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, जिनको 144 धारा और 174 धारा नहीं पता, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लॉ मेकर बनने के लिए कैपेबिलिटी थी उनके अंदर नहीं। और उनको क्यों बनाया गया, उनको क्यों बनाया गया, ये बेहद मजेदार है। कर करके उनके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया है, ताकि वो अश्लीलता का नंगा नाच करती रहे और उस अश्लीलता के नंगे नाच के सहारे वो मुसलमानों का वोट लेती रहें। मुगलिस्तान आधा बन चुका है। मैं फिर से हाथ जोड़ करके कह रही हूं कि जिस तरह से कश्मीर की बेटियां आज कह रही हैं कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, लेकिन हम बंगाल की बेटियां निर्भया जरूर हो चुके हैं। कानूनी कार्रवाई कड़क होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई कड़क नहीं। अभिषेक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये जो मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां ये जो है ना, इनको जानबूझ के प्रोजेक्ट किया गया। और आप समझिए कि वो स्ट्रेटजी क्या थी। उसे वो दुर्गा पूजा के समय एक डांस करता हुआ वीडियो उसे जानबूझ के कराएगा, पूरे देश में उसे प्रचारित किया गया। मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां का ग्लैमरस अंदाज बंगाल के वोटरों को दिखाया गया, और किन वोटरों को दिखाया गया? जाहिर है महिलाओं को तो दिखाया नहीं गया होगा, और जाहिर है कि हिंदू महिलाओं को नहीं दिखाया गया होगा। बिल्कुल। वो किसके लिए था? और ये सब ममता बनर्जी कर रही थी। प्रशांत किशोर उस वक्त उनके स्ट्रेटजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अभिषेक बनर्जी को कुछ समझाया था कि आपको अपने पार्टी के मेकओवर के लिए इस तरह के ग्लैमरस फेसेस चाहिए थे। सिर्फ मुल्ला मौलवी ये सबको दिखाइएगा तो नौजवानों के वोट नहीं मिलेंगे आपको। आपको मिमी चक्रवर्ती को भी दिखाना होगा, आपको नुसरत जहां को भी दिखाना होगा, और तब आपको वोट मिलेंगे। बंगाल के हालात तो ऐसे हैं अभिषेक कि वहां कुछ इलाकों में चले जाइएगा तो जिन नजरों से देखते हैं मुसलमान महिलाओं को भी, जी सिर्फ हिंदुओं को नहीं, जिन नजरों से देखते हैं आप आंख से वही में बलात्कार होता है। आंख से जो मुसलमान लड़के जो गलियों में अड्डाबाजी करते हैं, जो मुसलमान लड़के दोपहर में 2 बजे सो करके उठते हैं और वो आंख से बलात्कार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए नाज़िया जी, जिस तरीके से आपने बंगाल के हालातों पर चर्चा की, बंगाल के हालात जितने भयावह आपने बताए, जो विभत्स तस्वीर हो सकती है किसी भी जगह की, वो आपने बताई, तो उस इलाके में रहना, उस बंगाल आखिरी लाइन में ये कहना चाहूंगा अभिषेक के लिए कितना जो है दुर्गतिपूर्ण है, ये कितना मुश्किल है। नाजिया इलाही सर्वाइवल है बंगाल में। एसिड अटैक नाजिया इलाही पर हुआ, गाड़ी को जलाया गया नाजिया इलाही, मेरे मर्डर का पूरा इंतज़ाम किया गया नाजिया इलाही, मेरे मॉर्फ फोटो को न्यूड फोटो में मॉर्फ करके वायरल करवाया गया, मैं विक्टिम हूँ। मेरी 5-5 शादियों की अफवाह उड़ाई गई, मैं विक्टिम हूँ। कई केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल के एक मुसलमान नेता हैं जावेद अहमद खान, उन्होंने अपने लड़कों के द्वारा छोटे छोटे क्लिपिंग बनवाए कि वो लड़के मुझे ओयो रूम में लेकर जाते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं खुद विक्टिम हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लॉ एंड ऑर्डर के पक्ष में बात करती हूँ, मैं शिक्षा के पक्ष में बात करती हूँ, इसलिए मुझे इस तरह से मेरी जुबान को बंद कराने के लिए जितनी कोशिश हो सकी है उतनी कोशिश फरहाद हकीम, ममता बनर्जी और जावेद अहमद खान ने किया है। और जब 8-8 वारंट जावेद अहमद खान के लड़कों के अगेंस्ट में, मुसलमान लड़कों के अगेंस्ट में निकला, तो नेपाल भगवा दिया उन लोगों को, नेपाल सीधा। जी पंकज जी। अभिषेक, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि उन लोगों को आजाद ख्याल औरत या ऐसी महिला जो कि आंखों में आंखें डालकर क्वेश्चन कर सके, उनको पसंद नहीं है। जितने ये मुल्ला मौलवी इस तरह के जो लोग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने यहां स्वतंत्र महिला नहीं देख सकते। और जैसे ही कोई महिला पहले तो दबाने की कोशिश करता, जब फिर भी प्रचार में नहीं आया तो इस तरह करते हैं उसको कैरेक्टरलेस बनाना। जी, मैं ये कह रहा था कि ये उनकी स्ट्रेटजी है। पहले तो वो कोशिश करेंगे किस तरह समाज का दबाव बनाकर इन्हें खामोश कराया जा सके, अगर नहीं कर सके तो ये इस तरह उनका चरित्र हनन करेंगे, और जब ये भी नहीं कर सकेंगे तो सीधे मर्डर अटेम्प्ट करेंगे। बहुत ऐसी महिलाएं हैं बंगाल में जो कि अपनी आवाज उठाना चाहती थी लेकिन उनको मार दिया गया। उनको पहले तंग किया गया, परेशान किया गया, और जब वो फिर भी नहीं मानी, जब फिर भी वो अपना सवाल उठाती रही,
तब उन्हें मार दिया गया। और नाजिया इलाही खान आज अगर एक सेलिब्रिटी नहीं होती, आज अगर ये अधिवक्ता नहीं होती, कोई साधारण महिला होती बंगाल की, तो अब तक इनको एलिमिनेट कर दिया जाता। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है वहां। और ये शेख शाहजहां जो है ना, वो शेख शाहजहां ने किया है, लेकिन शेख शाह जैसी ख्वाहिशें पाले हुए हजारों शेख शाहजहां गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं। अंत में उनकी यही ख्वाहिश है, आप जाइएगा उनसे बात कीजिएगा ना, तो ख्वाहिश यही है कि कोई हिंदू महिला मिल जाए, हम उसके साथ ये काम कर सके, गलत काम। ठीक है, आप जाइए कभी घूमिए उन इलाकों में, तब बहुत कुछ पता चलेगा। तो नाजिया जी, आप मुझे एक बात बताइए जी। 20 दिसंबर को ममता दीदी ने मुलाकात की थी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से। आज संदेश खाली में जो कुछ चल रहा है, बंगाल में जो कुछ चल रहा है, उन हालातों का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और आज भी ममता दीदी ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो इस मुलाकात को आप कैसे देखती हैं? देखिए, क्या डर है संदेश खाली का जो भूत है, वो जिस तरह से बताया जाता है कि नंदीग्राम से तो ममता दीदी आई हैं और संदेश खाली से चली जाएंगी, क्या संदेश खाली वो वजह बन सकती है ममता दीदी के लिए? बिल्कुल। और संदेश खाली पर बात अब रुकेगी नहीं। अब तोपसिया पर का भी पूरा खुलासा होगा, अब चेतला का भी पूरा खुलासा होगा, अब मटिया ब्रूज और पोर्ट एरिया का भी पूरा खुलासा होगा। मतलब ऐसे संदेश खाली जैसे जितने भी खुलासे हैं वो अब होके रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ममता बनर्जी का खेला खत्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि उन्होंने 2023 के नवंबर में उन्होंने ऐलानिया दुर्गापुर से कहा था कि बीजेपी के खिलाफ जिहाद होगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा मुसलमानों को अगर मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया। जिस तरह से वो भड़काऊ भाषण देती हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में माय लेडी जजेस से लेकर के जस्टिस से लेकर के चीफ जस्टिस तक को मलाइन किया जाता है। चीफ जस्टिस को, जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है अपनी बातों को रखने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। माय लेडी जजेस के हस्बैंड को सीआईडी का नोटिस आता है। डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर जो मीडिया होती हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको सीआईडी का नोटिस आता है। मुझे लगता है कि टाटा बाय बाय का उनका वक्त आ चुका है। मिल सकती हैं, मिलने में कोई बुराई नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री मेरे और आपके तो नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री तो श्रीमती ममता बनर्जी के भी वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ममता दीदी का कहना, प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि वो जो है सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। ममता दीदी प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा दुश्मन मानती हैं। क्या आप भी मानती हैं कि ममता दीदी दुश्मन मानती है प्रधानमंत्री मोदी को? बिल्कुल, बहुत बहुत नफरत करती हैं वो हमारे प्रधानमंत्री से। और हर ईद की नमाज में उन्होंने हमेशा भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा मलाइन किया है, हमेशा डिफेम किया है, हमेशा बहुत वाहियात और बहुत गंदी बातें भारत के प्रधानमंत्री के लिए कही हैं, जो एक भारतीय नारी होने के नाते मुझे कभी पसंद नहीं आया। और मैंने 2 बार कलकत्ता हाई कोर्ट में वो मैटर डाला और अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि ईद की नमाज में इस्लाम के खिलाफ जाकर के एक तो प्रोवोकेटिव हेटरेट स्पीच और ऊपर से भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरह से डिफेम और मलाइन किया गया, उसके बारे में अब इंसाफ होना बहुत जरूरी है। वो बहुत नफरत करती हैं भारत के प्रधानमंत्री से और उसकी उस नफरत की वजह सिर्फ इतनी है कि उनका तोलाबाजी का बाजार अब और चलने नहीं देंगे ना, उनका अश्लीलता का नंगा नाच अब और चलने नहीं देंगे ना, उनका जो काला बाजार खोल करके रखा हुआ था वो और चलने नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल में क्या नहीं है? पश्चिम बंगाल में नारदा, शारदा, रोज वैली, पश्चिम बंगाल में कोल स्कैम, पश्चिम बंगाल में कैटल स्मगलिंग, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिया, पश्चिम बंगाल में जो नुसरत रूही जहान जैन है उनको भी ईडी का नोटिस, उन्होंने सीनियर सिटीजन से बेईमानी करके, झूठ बोल करके फ्लैट देने के लिए अरबों रुपए लेकर के रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल में गली गली में चोरी और डकैती होती है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की तस्करी भी होती है, सिर्फ गोरू तस्करी नहीं होती है, महिलाओं की भी तस्करी होती है। पश्चिम बंगाल एक जीता जागता पाकिस्तान हो चुका है, जहां सांस लेने में भी अब डर लगता है कि पश्चिम बंगाल की हवाओं में भी अब जहर घुल गया है। ठीक, पंकज जी। जी मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, उस नाजिया जी की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल है। जब भी प्रधानमंत्री जाएगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात किया तो ये प्रोटोकॉल के तहत करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो गलत काम किया उसकी में सहमति है। दूसरी बात
कि ममता बनर्जी को आप लोगों ने कभी भी मुस्लिम महिलाओं के बारे में बोलते देखा है क्या, उनके अधिकारों की बात करते हुए? नेवर। वो जब भी बात करेंगी तो वो जिहाद की बात करेंगी, वो मुल्ले मौलवियों की बात करेंगी, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में, जिस पश्चिम बंगाल में देवी की पूजा होती है, वहां पे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात गलती से भी नहीं करेंगी। और इसलिए मैं बोलता हूं कि वो बंगाल को, जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहां की महिलाएं बहुत स्वतंत्र ख्याल हैं, जो आउटबाउंड हैं, बोलती हैं, उसे पाकिस्तान में कन्वर्ट करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। आप पूछिए जाके नाजिया जी से कि बंगाल में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है और उनके मोहल्ले की स्थिति क्या है, ये डिटेल में बताएंगी, ये वहां रहती हैं। और पूछिए किसी मुस्लिम महिला से उनके दिल का हाल कि उन्हें किस हालात में वहां पे जीना पड़ता है। लेकिन ममता बनर्जी ने कभी भी बंगाल में महिलाओं की और खास करके मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं की। नाजिया जी, आप बताइए कि बंगाल में खास करके जहां ममता बनर्जी खुद महिला हैं, वहां पे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है, उन मोहल्लों में कैसे रहती है, कैसे सरवाइव करती है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। मैं आपको याद दिला दूं प्रसून जी कि 2015 में ट्रिपल तलाक का मेरा पिटीशन PIL जो है वो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका में मैंने फाइल किया था, और 2017 तक वो जंग जिस तरह से मैंने लड़ी है वो मेरी फैमिली जानती है और मैं जानती हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने जान को बचा करके भागते थे, एक घर से दूसरे घर में बंगाल में छुपना पड़ता था, क्योंकि ममता बनर्जी चाहती थी कि मुसलमान बेटियों का तलाक होता रहे। ममता बनर्जी चाहती थी कि मुसलमान बेटियों के साथ पॉलीगेमी हलाला होता रहे, मुसलमान बेटियों का निकाह मसियार होता रहे, मुसलमान बेटियों का ज़वाजुल मुत्ता होता रहे, ये ममता बनर्जी चाहती थी। जो पिटिशन मेरा लगा था 3 तलाक को बैन करने के लिए, उसमें मुसलमान बेटियां जो थी और वो बंगाल की ही थी, पर कभी भी ममता बनर्जी ने उन मुसलमान बेटियों के सर पर हाथ कभी नहीं रखा। ममता बनर्जी महिला होने के बावजूद भी और सर पर आंचल रख करके दुआ का हाथ उठाने के बावजूद भी कभी नहीं कहती हैं कि मुसलमान बेटियों को पढ़ने दो, मुसलमान बेटियों को कुछ बनने दो, मुसलमान बेटियों के लिए मैं ये यूनिवर्सिटी खोलूंगी, मैं वो एकेडमिक चीजें खोलूंगी। कभी नहीं। मुसलमान मर्दों को जिस तरह से उन्होंने अपने मुट्ठी में रखा है, और मुसलमान मर्द बेटियों का जितना भी बुरा कर दे अपने घर के अंदर, लेकिन वहां न्याय नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है, और ना मिल सकता है जब तक ममता सरकार रहेगी, ना मिल सकता है। ठीक है, तो आपने मुसलमान वोटों की बात की नाजिया जी, मुसलमान वोटों पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा कि उन्हें सिर्फ मुसलमान मुल्ले मौलवी का वोट चाहिए। ठीक, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। मैं उसी पर आ रहा था पंकज जी कि क्या सिर्फ मुसलमानों की वोट से ममता बनर्जी बंगाल में सरकार बना सकती हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों की वोट से? देखिए, CAA अगर हो नहीं, गुंडा तंत्र के अगर CAA हो जाता है, और जितने भी जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस तरह से वो फेक वोटर आईडी जो है वो जा करके इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, अगर ये सिलसिला बहुत अच्छे से अप्रोप्रिएटली होता चला गया तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की अंतिम घड़ी आ चुकी है और वो अपने घर में बैठने वाली हैं, या अपने गोद में फिर से अभिषेक बनर्जी को लेकर के वो बांग्लादेश का सफर तय करेंगी। ठीक, एक सवाल और बताइएगा कि सरकारी जो आंकड़े बताते हैं वो कहते हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी तकरीबन 40 से 45 लाख इस देश में हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, उनका कहना है कि तकरीबन 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है हिंदुस्तान में आ चुके हैं। तो आप इसे कैसे देखती हैं? और बंगाल में जो सीमा लगती है बांग्लादेश से, तो बंगाल के क्या हालात हैं हका जो है जमीन पर हकीकत में? बंगाल में मुझे लगता है कि क्या कुछ हजार है, कुछ लाख है, या करोड़ों में संख्या पहुंच चुकी है? नहीं, करोड़ों में संख्या पहुंच चुकी है। जितने बंगाली जो वहां के प्रॉपर बंगाली पश्चिम बंगाल के हैं वो तो अब निकलते चले जा रहे हैं, क्योंकि घुटन होती है उन लोगों को। जो बहुत हाईली एडुकेटेड लोग हैं वो निकलते चले जा रहे हैं। अभी मैं 2 दिन पहले फ्लाइट से आ रही थी तो वहां पर मेरे बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने मुझसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब तो हम लोग बंगाल में रहते नहीं है नाजिया, क्योंकि डर लगता है। मेरे बगल में बैठी हुई थी, उन्होंने खुद कहा कि मुझे डर लगता है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी नहीं है, पश्चिम बंगाल में पेशावरी और पाकिस्तानी भी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार के अंदर एक मुसलमान मंत्री है खान बाबा, जो खुद पेशावर का है, पाकिस्तान का है,
और उसने पूरा ग्रुप बना लिया है, पूरी टीम रेडी कर दी है और उसकी गलियों में नहीं भी तो लाख से ऊपर पाकिस्तानी पेशावरी सिर्फ उसकी गलियों में मिल जाएंगे, उसके क्षेत्र, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिल जाएंगे। आते कैसे नाजिया जी? ये लोग लेकर आते हैं। अब जैसे जावेरिया आई 45 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में शादी करने के लिए, क्या रिटर्न गई? आप लोगों ने न्यूज बनाया रिटर्न जाने का? अटारी बॉर्डर पे दिखाई दिया आपको, वाघा बॉर्डर पे दिखाई दिया आपको? आने का तो न्यूज बना था जावेरिया का, पर जाने का बना क्या? नहीं बना, रह गई होंगी, रह गई ना पश्चिम बंगाल में। अभी मैंने मैटर हाई कोर्ट में डाला है तो मुझे गृहपाक थाना फोन करके बोल रहा है कि ये कौन जावेरिया है, किसके बारे में आपने मैटर डाला है? ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। उसको सब पता है, तो उस पुलिस ऑफिसर को सब मालूम है जी। तो जमीन पर जो हालात हैं बंगाल के बहुत खराब हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा देश भर के मुसलमान वोटों की, कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार मुसलमान जो है देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? क्योंकि अगर आप 2014 की बात करेंगे तो तकरीबन 8% मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिला था। वहीं अगर 2019 की बात करेंगे तो तकरीबन 9% वोट मिला था। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं, CSDS की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि देश का 15% मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देखना चाहता है प्रधानमंत्री के रूप में। नाजिया जी, देखिए, पूरे भारत की मुसलमान बेटियां मोदी जी को वोट देंगी, क्योंकि पहली बार मुसलमान बेटियों के हक में अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो वो मोदी जी ने सोचा है। मुसलमान बेटियों के अस्तित्व, उनकी इज्जत, उनकी आबरू और उनके उठान के बारे में अगर सोचा है, उनके सक्सेस के बारे में अगर सोचा है, तो पहले प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी हैं, जिन्होंने मुसलमान बेटियों के बारे में सोचा। आप 3 तलाक ले लीजिए, आप यूसीसी के द्वारा जिस हिसाब से हम लोगों को इतनी सारी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह मिल रही है, पहले तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था। अगर वाकई में कोई पहले प्रधानमंत्री मुसलमान बेटियों के आंसू को समझता तो क्या शाहबानो और सायरा बानो को 1984 से 2017 तक इंतजार करना पड़ता? 1984 तो मेरा जन्मदिन भी नहीं है। मैं बड़ी हुई, शाहबानो केस उसी समय का था। PIL किया और तब जाकर के 2017 में शाहबानो और सायरा बानो के जो आंसू बह रहे थे उसको पोंछने वाला कौन निकला? उस पर कानून बनाने वाला कौन निकला? लाडली योजना किसने निकाला? शादी शगुन योजना किसने निकाला? सीखो और कमाओ योजना किसने निकाला? कारीगर योजना किसने निकाला? तो ये सारी स्पेसिफिक चीजें तो मुसलमानों के लिए। हालिया में स्मृति ईरानी जी अरब गई, किसका कोटा बढ़ाने के लिए गई थी? किसका कोटा बढ़ाने गई थी? हज और उम्रा करने कोई सनातनी जाता है क्या? स्मृति ईरानी जी ने भारत से लेकर के अरब का सफर तय किया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हज यात्रा में और भी सुविधाएं आए और उसका कोटा बढ़े इसलिए किया। तो किसने किया था ये सारी चीजें? किसी ने तो नहीं किया था। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत मुसलमान बहनें, माएं, हमारी दादी अम्मा की उम्र की अकेले हज नहीं जा सकती थी। ये पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में 4,500 से ऊपर महिलाएं अकेले हज यात्रा करने गई हैं। मैंने दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ज़ईफ अम्मा को मैंने रिसीव किया है और उनको व्हीलचेयर ले जा करके मैंने गाड़ी में बैठाया है और उन्होंने हाथ उठा करके मोदी जी को दुआएं दी हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। तो अब आप सोचो कि हज से लेकर के घर तक अगर इज्जत किसी ने बढ़ाई है मुसलमान बेटियों की तो वो पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। अच्छा देखिए पंकज जी, एक तस्वीर तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नाजिया इलाही जी ने हमें बताई, दर्शकों को बताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हैं और वो देश के मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बाइट सुनवाता हूं, उसके बाद मुझे आप बताइएगा कि ये जो है ये कौन सा तबका है। मौलाना तौकीर रजा की बाइट सुनवाइएगा एक बार। इसमें हम उन तमाम पार्टियों को जिनको आज तक सेकुलर समझ के हम लोगों ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, उन तमाम को हम ये दावत देते हैं कि आपका सेकुलरिज्म हमने देख लिया, कांग्रेस का भी हमने सेकुलरिज्म देखा है। पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के हमने देखे हैं किन तकलीफों से देश को गुजरना पड़ा है। रोजाना बम ब्लास्ट होता था, यही आतंकवादी करते थे, लेकिन किन लोगों को पकड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। अब हमें
इनमें से किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपने देश की बागडोर इन गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तमाम लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर आज ये फैसला कर लिया है कि हमारा काम है, हमारा देश है, हमारे मसाइल हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, इनके लिए हम खुद जद्दोजहद करेंगे और अपने देश का काम करने के लिए जो हमारे साथ आना चाहे उसका खुले दिल से स्वागत है। तो ये मौलाना तौकीर रजा जी हैं जिन्होंने तीसरा मोर्चा बनाया है प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए और कह दिया कि जो साथ आना चाहे वो आ जाए, लेकिन ओवैसी साहब ने तुरंत मना कर दिया कि हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरीके के लोग भी हैं जो भड़काना चाहते हैं। तो नाजिर जी के पास थोड़ा वक्त कम है, इसलिए मैं उनसे सवाल लूंगा पंकज जी, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। तो इन पर क्या राय रखती हैं आप? देखिए, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपने अपने चेयर को बचा रहे हैं। और जिस हिसाब से सऊदी अरबिया के एमबीएस ने सारे चंदे, भीख, फितरा, ज़कात, जजिया सब बंद कर दिया है कि भारत के मुसलमानों को कुछ नहीं दिया जाएगा। अब ये सोच रहे हैं कि भाई मदरसों में जो अश्लीलता होती है, जो घिनौनी चीज़ें होती हैं, वो भी लोगों के सामने पूरी खुल के आ चुकी है। और जिस तरह से अवैसी हो या तौकीर रजा हो या साजिद रशीदी हो, इनका नकाब अब उठ चुका है, इनका नकाब उठ चुका है। हाँ, मैं मुसलमान बेटी हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मेरा पूरा खानदान मुसलमान है, कोई भी इंटर रिलीजन है ही नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जितने मुसलमान समाज के दाढ़ी टोपी मुल्ला जो हैं, उटंगा पैजामा, लंबा कुर्ता, जालीदार टोपी, इतना लंबा दाढ़ी, इन्होंने मुसलमान बेटियों के लिए क्या किया? क्या किया है? मुसलमान बेटियों के लिए आज भी कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। छी 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 10 साल की बच्चियों की शादी करवाने पर तुले हुए हैं और उसके बाद रेफरेंस देते हैं कि हजरत आयशा को खिला पिलाकर मोटा किया गया था ताकि सेक्स हो सके। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। मतलब शर्म आनी चाहिए। और कल साजिद रशीदी ने कहा है कि स्कूल में यूनिफॉर्म छोटे स्कर्ट दिए जाते हैं, टाइट शर्ट दिया जाता है। तब मैंने उनसे कहा कि शर्म आनी चाहिए साजिद रशीदी साहब, टोपी और दाढ़ी और पजामा और आप स्कर्ट देखते हैं बच्चियों का, टाइट शर्ट देखते हैं। आपको समझ में कैसे आया कि बच्चियां छोटा स्कर्ट पहनी हुई हैं? आपने समझा कैसे कि वो टाइट शर्ट पहनी हुई हैं? इसका मतलब है कि आपने अपनी आंखों के दोनों बटन को निकाल करके बच्चियों पर डाल दिया है, इसलिए आपको दिखाई दिया है। इतने बेशरम मौलवी मुल्ला है, हमें इनके बात में नहीं आना है। और जो मुसलमान युवा इनको फॉलो कर रहे हैं और इनके पीछे जाहिल आजम बन करके घूम रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूं, मुसलमान युवा मर्दों को, कि इनको फॉलो जरूर करें, बिल्कुल इनके साथ रहे, लेकिन जितनी संपत्ति, जितनी जायदाद और अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी अवैसी की है, तौकीर रजा की है, बुखारी की है, वो भी फॉलो कीजिए, वो भी होना चाहिए। रेंज रोवर सिर्फ बुखारी के पास क्यों रहेगा? रेंज रोवर मेरे मुसलमान भाइयों के पास क्यों नहीं रहेगा? तो वो भी फॉलो होना चाहिए। ठीक, पंकज जी आपको कोई सवाल? एक चीज और अभिषेक मैं बताता नहीं, मैं ये कह रहा था कि गजब के ये सब मुल्ले मौलाना है, अपने आप को अल्लाह का एजेंट बना के रखा है। बिल्कुल। मैं ये बोलता हूं मुसलमानों से, आप खुद क्यों नहीं पढ़ सकते कुरान, क्यों नहीं समझ सकते? अपना देखिए ना, ये बताएंगे तब आप समझेंगे। और इनका क्या है, हर चीज में सिर्फ ठरक। आप मरोगे तो 72 हुरे मिलेगी, जिंदा रहोगे तो मदरसों में ये करेंगे, बच्चियों के स्कर्ट देखेंगे, वो ढक के चले, आंख उठाकर चले, श्रृंगार नहीं करे तो सुगंध लगाए तो परफ्यूम बताए, यही सब बताने के लिए आप बैठे हुए हैं क्या? इसमें ज्ञान की बात क्या है? इसी पर मैं एक सवाल, आप 24 घंटे अपने ठरक में डूबे हुए हैं और इसको इस्लाम का एक चोला उड़ा रहे हैं। इस्लाम पर मैं एक सवाल ले लेता हूं नाजिर, मैं अभी देख रहा जी, अल्लाह का इस्लाम इस देश में चलता है और साथ में मुल्ला का भी इस्लाम इस देश में चलता है, क्या अंतर है दोनों में? मुसलमान को मानना कौन सा चाहिए, जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, जो कुरान में लिखा है? देखिए, अल्लाह का तो इस्लाम चल ही नहीं रहा है। पूरे अल कुरान में 72 वर्जिन हुरों का कोई जिक्र ही नहीं है। अल्लाह के इस्लाम अल कुरान में 30 पारे में साफ लफ्जों में लिखा है कि कोई फिरका परस्ती नहीं होगी, तो फिर भारत में 72 फिरका क्यों है? अल्लाह के इस्लाम कुरान के अल कुरान के 30 पारे में
मज़ारों को तोड़ने की बात कही गई है और अबू मरतहद ने बोला है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला है, जो अल्लाह के मैसेंजर थे, जो फरिश्ते थे। तो ये मज़ारे क्या कर रही हैं, अजमेर शरीफ क्या कर रहा है? और हर सब फ्लाईओवर के नीचे, ब्रिज के नीचे, सड़क के नीचे कोई ना कोई पीर बाबा पैदा हो जाता है और उससे आमदनी का जरिया निकल जाता है। पूरे अल कुरान में हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब का कोई जिक्र ही नहीं है। जिल्बाब वर्ड है जिसका मतलब होता है लूजर आउटफिट, अरबी में जिल्बाब और उसका मीनिंग लूजर आउटफिट। तो ये अल्लाह का इस्लाम तो चल ही नहीं रहा है भैया, ये सिर्फ मुल्ला का ही इस्लाम चल रहा है जो ठरक पर और गंदगी पर और अश्लीलता पर आकर रुक गया है। और यही रीजन है कि मुसलमान बेटियां सहते सहते अब फ्रंट आकर के बोल रही हैं कि भाई हमें मुल्ला का इस्लाम नहीं चाहिए, हमें अल्लाह का इस्लाम चाहिए। ठीक है, तो क्या इस्लाम में रिफॉर्म की जरूरत है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। देखिए ना, हमारी अलहामी 5 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, बाइबल, इंजील, कुरान। तो जब रिफॉर्मेशन हमारे अल्लाह तबारक ताला ने खुद किया अलहामी किताबों में, तो आज जब MBS साहब, अरब के खुर्शीद साहब बोल रहे हैं कि कोई भी धर्म इतना वायलेंस नहीं सिखाता है, पर अल कुरान में वायलेंस है, तो इसको रिफॉर्मेशन की जरूरत है और उन्होंने रिसर्च में भेजा है। आज आप अरब देखिए, इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है, वहां पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, वहां पर 27 एकड़ की मंदिर खुल रही है। उनको पता है कि भाई हमें हर धर्म को एक साथ लेकर के चलना है और हमें आगे बढ़ना है। तो इस्लाम में रिफॉर्मेशन इमीडिएट भारत में लागू होना चाहिए, आना चाहिए। और मुझे लगता है कि UCC उसका सबसे पहला स्टेप होगा। बिस्मिल्लाह हो जाएगा UCC से, बरकत अल्लाह मैं कर दूंगी। पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो कितना खतरनाक मानती है आप उसे? बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हूं। अवैसी कहते हैं कि हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह की सदाएं होती थी बाबरी मस्जिद में। बहुत अच्छी बात है। यह भी कहा मंदिर क्यों बनाया, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाया? 25 एकड़ की जमीन तो आपको मिली है, वहां हॉस्पिटल बनवा दीजिए, मुसलमान बेटियों के लिए यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए। मस्जिद क्यों बनाएंगे? 7 लाख मस्जिदें तो भारत में हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। आप शुरू कर दीजिए ना। देखिए, अवैसी का, तौकीर का, सलमान का, ये जितने लोग हैं ये खतरनाक लोग हैं। ये स्लीपर सेल बन चुके हैं और अल्लाह ने कभी स्लीपर सेल नहीं बनाया। हम पैगाम रसूल हैं, हम पैगाम मुगल नहीं हैं। ये इब्राहिमा को मान रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ता था, ये औरंगजेब को मान रहे हैं जो मंदिरों को तोड़ता था, ये बाबर को मान रहे हैं, बाबर को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे बाबर को जिसने 4.5 मिलियन हिंदुओं को एक साथ काटा था, ये उनको मान रहे हैं, अल्लाह को नहीं मान रहे। उसी अल कुरान में 800 बार तालीम की बात लिखी हुई है, उसी अल कुरान में 104 बार ह्यूमैनिटी की बात लिखी हुई है, उसी अल कुरान में 306 बार औरतों को इज्जत देने की बात लिखी हुई है। तो वो क्यों नहीं मान रहे? वो माने। पंकज जी, और सबसे बड़ी बात है ना, ये जिनको मान रहे वो मुसलमान थे ही नहीं। ये जितने मुगलिया थे, ये कोई अरबी नहीं था, ये तो उज्बेकिस्तान जो अभी है ना मौजूदा, वहां से आए थे। और सारी बुराइयां इनमें थी। महिलाओं के साथ जो किया तो किया, लड़कों को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने मीना बाजार सजवाए, मीना बाजार लगवाए थे। आप बताइए कि जो बाबरी मस्जिद जिसके लिए ये इतना सेंटिमेंटल हो रहा है, बाबरी कौन था किसी को पता है? बाबर वो बाबरी नहीं है, एक लड़का था जिसको लाया था बाबर ने। आप पढ़िए एक बार, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, उस खूबसूरत लड़के के लिए इसने बाबरी मस्जिद बनाई। और मैं बताता हूं कि जो एक भी मुगल शासक जिसने इस्लाम को फॉलो किया हो, आप बता दीजिए जी। एक भी, चूंकि ये थे ही नहीं तो इसलिए नहीं फॉलो किया। ये तो बर्बर आक्रमणकारी थे जो उज्बेकिस्तान से चलकर अरब की तरफ भी घुसे और भारत की तरफ भी आए। और इन्होंने अफगानिस्तान में भी कत्लोगार मचाया। जो आज का मौजूदा पाकिस्तान है उनको भी मारा। आज भले ही पाकिस्तानियों ने इन्हें अपना बाप बना के रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा उनको पीटा। और उसके बाद तब ये यहां है जी। नाजिर जी तो अब इन्हीं को ये आइडियल मान रहे हैं जी। नाजिर जी इनका जो इस्लाम है अल कासिम से शुरू होता है जी सर। इनका जो इस्लाम है जी अल कासिम से शुरू होता है और ये मुगल तक खत्म हो जाता है। इतना ही इस्लाम इन लोगों ने बस पढ़ाया, माना।
मैं ये कहता हूं, देवबंदी से पहले इस देश में इस्लाम नहीं था क्या? बिल्कुल था। या ये जो बरेलवी था उससे पहले नहीं था क्या? बिल्कुल था। कौन सा इस्लाम था? रसखान का इस्लाम था, रहीम का इस्लाम था, कबीर का इस्लाम था, दारा शिकोह का था। वो सब कहां चला गया भाई? कहां है वो इस्लाम? जी, उस पर जो है नाजिया इलाही जी ने खूब अच्छी तरीके से दर्शकों को बताया। लेकिन जो है एक आखिरी सवाल नाजिया जी मैं आपसे लूंगा कि राहुल गांधी को गांधी परिवार कई बार लॉन्च कर चुका है और 2024 में भी तैयारी है और उम्मीद है गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को कि इस बार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के बन जाएंगे। इतने सीरियस डिबेट पे जी आपने मिस्टर बीन एपिसोड क्यों खोल दिया? मुझे समझ नहीं आया। नहीं, वो आपके पास वक्त थोड़ा कम था तो मैंने सोचा कि जो है मेरा आखिरी सवाल वो मैं ले लेता हूं। आपने मुझे हंसा दिया। चलिए, थैंक यू सो मच। नहीं, ये लाइटर नोट पे खत्म करना चाहते होंगे। हाँ, एक्चुअली लोग भी सोच रहे होंगे। देखिए, भारत को ना इटली का नेता चाहिए, भारत को बांग्लादेश, पाकिस्तानी, रोहिंग्या वोटर भी नहीं चाहिए। भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल चुका है जो अवतार है, जो भारत के लिए ब्लेसिंग है। और हम जैसी मुस्लिम बेटियां हर रोज़ मोदी जी के लिए जनमास पे दुआ बिछा करके दुआएं मांगते हैं उनकी लंबी उम्र के लिए। हमें ऐसा नेता बिल्कुल भी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में, जिसको ऐसा लगता है कि जो बिस्किट कुत्ते को दी जा सकती है वही इंसान को भी दी जा सकती है, जो नहीं जानता है कि भारत कैसे चलेगा, जिसको लॉन्च करने की जरूरत होती है। हम क्या सुनते हैं? राहुल गांधी जी लंदन से आए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं। राहुल गांधी जी फलाना जगह से आए हैं, अब मैच्योर हो गए हैं। बुढ़ापे की उम्र आ चुकी है, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, अभी भी मैच्योर होना उनको बाकी है। मुझे लगता है दोबारा इटली का टिकट कटवा ले। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को लेकर के बांग्लादेश जाएंगी और सोनिया गांधी राहुल बाबा को लेकर के सीधा इटली चले जाएंगे, कूच कर जाएंगे। वो सबसे बेटर होगा। मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन काफी ऐसे नेता हैं जिनको भारत के लोगों पर थोपा गया था, उनका पॉलिटिकल करियर अब बनवास में बदलने वाला है। आपने जो है राहुल गांधी मतलब जो है एक आखिरी सवाल और बता दीजिएगा बस कि मोदी जी ने जो नारा दिया 400 पार का, क्या 2024 से 2029 के बीच में कुछ देश में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की जो जरूरत है, कुछ बहुत बड़े फैसले देश में होने वाले हैं? देखिए, मैं आपको इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि इस बार 2024 में लोकसभा इलेक्शन होगा, बहुत खूबसूरत तरीके से होगा। 411 सीटें मोदी जी की आएंगी और जिस दिन वो शपथ ले रहे होंगे उसी दिन भव्य राम मंदिर में मैं माथा टेकने जाऊंगी। मतलब नाजिया इलाही ये भविष्यवाणी कर रही है कि 411 सीटें एनडीए की आएगी। जी, बहुत नाजिया इलाही बोल रही है कि मैं अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर में माथा टेकने जाऊंगी उसी दिन जिस दिन 411 सीटें आएंगी। तो नाजिया जी, जाते जाते के आखिरी संदेश हमारे दर्शकों के लिए जरूर मैं आपसे चाहूंगा कि एक संक्षेप में जो है संदेश जरूर दे हमारे दर्शकों के लिए। मैं पश्चिम बंगाल की बेटी हूँ। मैं पूरे भारत से हाथ जोड़ करके मैं इल्तिजा कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिस तरह से कश्मीर की हिंदू बेटियों को मोदी जी ने बचाया है, बंगाल की बेटियों को भी बचा लीजिए। हमारी सिर्फ जान खतरे में नहीं है, हमारी इज्जत आबरू खतरे में है। और पूरे भारत के लोगों से, जो कोई भी इस चैनल को देख रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ संदेश खाली को सीरियस लीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भारत में कोई पाकिस्तान बने, मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये हमारे साथ नाजिया इलाही जी थी, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील, और जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के हालात को बयां किया है उसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि खुद बंगाल से आती हैं और अभी भी जब हमारी स्टूडियो में बैठी हैं तब भी ये बंगाल से ही आई हैं और ये बंगाल की गली गली को जानती हैं, एक एक नेता को जानती हैं कि बंगाल में वाकई में क्या कुछ हालात हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव की इस देश को ज़रूरत है। इस्लाम पर भी बात की, संदेश खाली पर भी बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खुलकर इन्होंने जो है बेधड़क और बेखौफ होकर बात की। जिस तरीके से
जो है इनसे उम्मीद की जाती है हर बार की तरह जो है। नाजिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत जो है, धन्यवाद एनएमएफ न्यूज को वक्त देने के लिए। तो आपको नाजिया जी ने जो कुछ बताया है बंगाल के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, ये सब कुछ कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा ये जो गठबंधन हुआ है इसे गठबंधन नहीं कहना चाहिए बल्कि एक सामाजिक समरसता का माहौल बना है, और ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है,